प्रश्न एक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिक। देखिए, पृथ्वी का जो घन गहराई है, यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम ये पृथ्वी का गोला मान लें, जो इसका बीच का सेंटर है वो 6371 किलोमीटर पे है। ठीक है, और हमने जो खुदाई की है अभी तक केवल 4 किलोमीटर तक की है, साउथ अफ्रीका में सोने की खान पे। इसका मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जानकारी है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से या हम खोद के नहीं दे सकते, हमको दूसरे ही सिस्टमों पे आधारित रहना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा है? इसमें बी भूकंप विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पृथ्वी के आंतरिक स्रोत हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होती है वो दो प्रकार के। पहला है अप्राकृतिक, जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम इसको घनत्व को इंक्लूड करते हैं, दाब को, और तीसरा ताप को। अप्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल, और दूसरा है प्राकृतिक प्रत्यक्ष, जिसको भी हम कह सकते हैं प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल कह सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर है ज्वालामुखी, भूकंप, तरंगे एक्चुअली यहां पे है ना, भूकंप तरंगे, और तीसरा है उल्का पिंड। तो इन सब में यदि आप देखिए ज्वालामुखी भी है, लेकिन जो प्रत्यक्ष एकदम जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो किससे होती है? बी भूकंप से। क्वेश्चन 2, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ए वैन डर ग्रेट द्वारा, टैली द्वारा, स्वेज द्वारा, और होम्स द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? एडवर्ड स्वेज। ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम था, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एडवर्ड स्वेज। इन्होंने रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे इसकी रासायनिक संरचना, तो पहला वर्ड क्या था? सियाल। देखो यहां मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसको कहा गया सियाल। दूसरा है सीमा, ठीक है, ये है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और तीसरा है नीफे, निकल प्लस फेरियम, Ni प्लस फेरियम, फेरियम मतलब लोहा। इस आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान मास का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। 68% बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। और जो मेंटल में 68% द्रव्यमान पाया जाता है, और यहाँ पे ये पाया जाता है 32%। कोर में कितना पाया जाता है? 32% के भाग के करीब पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, मोहो असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल और बाहरी मेंटल के बीच। ये मोहो संबद्धता क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूकंपी लहरें चलती हैं, उनकी स्पीड में यदि अंतर आ जाता है तो वहां पे मानते हैं कि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उसी को असंबद्धता कहते हैं। तो यदि हम इसको देखेंगे, ये क्या है? 100 किलोमीटर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? क्रस्ट, ठीक। फिर मेंटल है बीच के वाले भाग में, ये क्या है? 2900 किलोमीटर पे। और ये 6371 किलोमीटर पे क्या है? कोर है। करोड़ भी कहते हैं ना इसको, करोड़। तो ये क्या है? हमने को जो मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता पाई जाती है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये मोह, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी असंबद्धता है, जैसे
क्रस्ट के दो भागों को जो अलग करती है, ये जो क्रस्ट है ना, इसके दो भागों को अलग करती है, इसको हम कहते हैं कोनार्ड। याद रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल को करती मोहो, इसको फिर से लिख लीजिए मोहो। और ये जो मेंटल है ये भी दो भागों में बटा है, इसको जो अलग करती है उसको कहते हैं रेपिटी, असंबता। फिर मेंटल और जो कोर को अलग करती है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और जो कोर को दो भागों में अलग करती उसको कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ये इस तरह पृथ्वी पे कितनी असंबद्धता होगी, 1 2 3 4 5, 5 असंबद्धता होगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक क्रस्ट और मेंटल के बीच में। पृथ्वी की कोर किस तत्व की प्रधानता होती है, सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, निकल, लोहा और निकल। तो किस तत्व की प्रधानता है इसके अंदर, फिफ्थ का डी, लोहा और निकल की। हाँ, निकल का Ni प्लस एफिफेरियम, इसी को नीफे भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नीफे। और इसके बारे में आप जान लीजिए कोर के बारे में कि ये इस तरह एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये 2900 किलोमीटर पे क्या है, मेंटल है, और ये 6371 के बीच में क्रोड है। तो इन दोनों को कौन सी परत अलग करती है, इसको करती है गुटेनबर्ग। अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, गुटेनबर्ग। और ये आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड को कौन सी करती, लेहमैन, लेहमन है ना, लेहमन करती है। तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। जो 2900 से ये जो गुटेनबर्ग से लेकर लेहमन तक है, इसको जो हम ऊपरी कोर कहते हैं, इसकी जो गहराई है वो करीब करीब है 5100 किलोमीटर। ठीक है, और ये आंतरिक है, और ये तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और इसमें एस तरंगों का जो वो होता है, प्रवेश नहीं हो पाता। और इसका जो घनत्व, इसके जो पूरी कोर का जो घनत्व वो करीब है 11 to 13। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण, डेड सी कहाँ पे है, जॉर्डन और इजराइल पे। और यहाँ पे लवणता कितनी है डेड सी पे, हम लोगों ने अभी पढ़ी थी ना, 238। ठीक है, उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल, वाष्पीकरण की उच्चतम दर। देखिए इस क्षेत्र में न्यून वर्षा भी होती है, स्थिर जल भी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वाष्पीकरण की उच्चतम दर, क्योंकि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो नहीं रही और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक लगातार हो रही है, जिसके कारण डेड सी में लवणता बहुत अधिक पाई जाती है। ये है कहाँ पे, ये है जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे, जॉर्डन व इजराइल के बॉर्डर पे है डेड सी। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण जल का स्थिर होना, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो इसका जो एकमात्र कारण है वो है स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये रहा स्वच्छ जल की आपूर्ति। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी गिरती, डेन्यूब, डेन्यूब, नीपर और निस्टर। ठीक है, और यहाँ की जो लवणता है वो करीब करीब 18 है प्रति 1000 ग्राम पे है। ये देखिए ब्लैक सी है, और यहाँ पे देखिए डेन्यूब नदी है, निस्टर है और ये नीपर है। ये देखिए सारी नदियां आके ये काले सागर में गिर रही हैं, जिसके कारण यहाँ की लवणता बहुत अधिक कम है। निम्नलिखित में किस सागर की लवणता सबसे अधिक, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, यदि औसत रूप से देखा जाए तो प्रशांत महासागर में यदि हम देखें अलग अलग भागों में अलग अलग है। जैसे प्रशांत महासागर में इक्वेटर के पास सिर्फ 34 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। लेकिन अटलांटिक महासागर में यदि हम देखा जाए तो जहाँ पे अमेजन नदी गिरती है, कांगो नदी गिरती है, नाइजर नदी गिरती है और राइन नदी, वहाँ पे लवणता काफी कम हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ जल की आपूर्ति कम होती है। तो इसमें सबसे अधिक
सबसे जो सही उत्तर है वो ये है ए अटलांटिक। उत्तर सागर में अपेक्षित अधिक लवणता का कारण है अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अधिक तापमान। तो इसका उत्तर है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो एक संयुक्त धारा है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की, जो नॉर्वेजियन धारा के रूप में उत्तरी सागर में पहुंचती है, जिसके कारण वहां पे अधिक लवणता की मात्रा पाई जा। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती, बढ़ जाती, एक समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका कारण है घट जाती, जिसका प्रमुख कारण है बर्फ का पिघलना, जिससे क्या होता है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है और सागरीय जल की लवणता कम हो जाती है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं। ए सुनामी, बी सौर्य तापमान, सी ग्रीन हाउस प्रभाव, डी भूकंपीय प्रभाव। तो उसका उत्तर है सी ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए ये इस तरह होता है, ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। तो क्या होता है जब ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, क्लोरोफोर आदि मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या करता है कि सूर्य की किरणों को तो पृथ्वी के अंदर आने जाता है, सौर विकिरण को तो पृथ्वी के अंदर आने लगता है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली विकिरण को ये रोक लेता है। ये जो यदि मान लीजिए CO2 है तो ये रोक लेता है, तो जिसके तरह ये कांच के रूप में काम करता है और जिसके कारण यहाँ क्या वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ये वायुमंडल का तापमान ही एक्चुअली पृथ्वी का तापमान इसके परिणाम स्वरूप बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर ग्रीन हाउस प्रभाव है। वास्तव में जो ग्रीन हाउस वर्ड आया है ये पहाड़ी क्षेत्रों से आया है, जहां पे सौर विकिरण कम होने के कारण क्या होता था, कांच के घर बनाए जाते थे ताकि सूर्य की रोशनी अंदर तो आए और लेकिन अंदर का तापमान बाहर ना जा सके। जैसे आप धूप में कार खड़ा कर दीजिए तो क्या होता है, शीशा चढ़ा के क्या होता है, कार खूब गर्म हो जाती है। तो क्या होता है कि कार से तो सूर्य की रोशनी अंदर चली आ रही है, लेकिन कार के अंदर की ऊष्मा बाहर निकल नहीं पा रही। और इसी तरह ग्रीन हाउस भी कार्य करता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 0.94, 0.03, 78.03, 85.02। अब तो ये बिल्कुल याद हो गया, 78.03। सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो देखिए एक मानचित्र, हम एक चित्र बना लेते हैं, मानचित्र कह रहा हूं मैं, ये इस तरह, ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। ये पोलर का एरिया है और ये इक्वेटर का है। तो 8 से 18 किलोमीटर क्या है, यहां लिख देते हैं क्षोमंडल, जिसको परिवर्तन मंडल कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन ही होता है। फिर 50 किलोमीटर, इसको कहते हैं समताप मंडल। फिर 80 किलोमीटर, इसको कहते हैं मध्य मंडल। फिर है 400 किलोमीटर, इसको कहते हैं आयतन मंडल। और फिर ये 10,000 किलोमीटर है, हम लोगों ने पढ़ा था ना वायुमंडल की ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर है, तो इसको कहते हैं आयत, इसको हम आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। ये आयन मंडल और ये आयतन मंडल, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल को क्षोभमंडल, सप्ताह मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, ए तापमान, बी वायुदाब, सी संगठन, डी घनत्व। तो उसका उत्तर है ए तापमान। ये क्या है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, एक तो ये है, और 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इस दर से ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ये हाइट है और ये टेम्परेचर है। तो इस आधार पे, ये तापमान के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। क्षोभमंडल की परत की औसत ऊंचाई लगभग कितनी, 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो उसका उत्तर है औसत ऊंचाई क्या है, वो है 14 किलोमीटर। ये देखिए पृथ्वी है, तो ये है 8 किलोमीटर की ऊंचाई और ये 18। ये इक्वेटर है और ये पोलर है। इक्वेटर पे अधिक ऊंचाई कारण कि संवहन करण ने गर्मी के कारण
हल्की होकर ऊपर उठती हैं, तापमान अधिक होने के कारण ऊपर उठती है, तो जिसके कारण यहाँ पे ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्षोभ मंडल के बारे में जान लीजिए कि इस मंडल की जो खोज है वो किसने की थी? टिजरेंस डी बोट ने की थी। ठीक है, याद रखिए, बोट ने की थी, इसकी खोज की थी। ट्रोपोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादलों का निर्माण, वर्षा, चक्रवात, सभी प्रकार की जो घटनाएं होती, मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल पर होती हैं और इसी क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पे जेट स्ट्रीम भी चलती है। तो ये इतना आप इसके बारे में जान लीजिए। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा? बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। तो इसमें कौन सा पठार विश्व का सबसे ऊंचा है? तिब्बत का पठार। बोलीविया का पठार किधर है? साउथ अमेरिका में। कोलंबिया का नॉर्थ अमेरिका में। कोलोराडो का भी नॉर्थ अमेरिका में। और जो तिब्बत का पठार है, किन दो पर्वतों के बीच में तिब्बत का पठार? मैंने अभी बताया था आपको। ये कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है? तो किन किन के बीच में ही है? कुनलुन, फिर तिब्बत और फिर हिमालय। ठीक, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरह है। स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी 41%। जान लीजिए, मैदान पे का विस्तार कितना है? 41% भाग में है। और पॉपुलेशन कितनी रहती है यहाँ पे? 90% जनसंख्या रहती है। पर्वत कितना था? 26% पे था, वहां 1% जनसंख्या रहती थी। और पठार का विस्तार कितना था? 33% था, वहां पे 9% जनसंख्या रहती थी। तो मतलब विश्व के 41% भाग में विश्व की 99% जनसंख्या रहती है। इसीलिए इसको सभ्यताओं का पालना भी कहा गया, नदियों को, मैदानों को, क्योंकि यहां पे विश्व की अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी बी द्वितीय में। प्रथम में कौन सा आए थे? मैंने बताया था महाद्वीप, महासागर। सेकंड में क्या था? पर्वत, पठार, मैदान था। और थर्ड में क्या था? वायु, जल, हिमानी लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, ये क्लियर है? तो बी श्रेणी। पैडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ए हिम, बी पवन, सी नदी, डी क्रास्ट। तो इसका उत्तर है बी पवन के द्वारा होता है। और जो ये कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था? लेस्टर चार्ल्स किंग ने ये कंसेप्ट दिया था पैडी प्लेन के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस देश में लोएश का मैदान नहीं पाया जाता? ए न्यूजीलैंड, बी यूक्रेन, सी अर्जेंटीना, डी कंबोडिया। तो इसका उत्तर है डी कंबोडिया। निम्नलिखित कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं? ए गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोशिवो, क्यूरोशिवो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम, कनारी, गल्फ स्ट्रीम, मोजम्बिक, ब्राजील। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करंट है। पहले निकाल लीजिए कौन कौन सी वार्म करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम वार्म है, क्यूराइल कोल्ड है, तो इसका मतलब ये उत्तर गर्म है। क्यूरोशिवो, क्यूराइल यहां भी है तो ये भी कोल्ड है। कैलिफोर्निया भी कोल्ड है। क्यूरोशिवो वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, लेकिन कनारी कोल्ड है। लेकिन तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। एक गल्फ स्ट्रीम, मोजम्बिक और ब्राजील, ये तीनों कौन सी है? गर्म जलधाराएं हैं। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण है अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वहां ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास बहती, पछुआ हवाएं दक्षिणी पश्चिम में बहती। इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है कि उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास बहती है।
इस मानचित्र को देखिए, देखिए ना, उत्तरी अटलांटिक धारा, ये आगे जाके नॉर्वेन धारा है। तो सर्दियों में यदि देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, लेकिन ये वाला जो पूरा भाग है सिर्फ उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण क्या होता है कि जो स्कैंडिनेविया देश में कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेविया देश आते हैं। ये पूरे जो भूभाग है समुद्र नहीं जमता, उसका एकमात्र कारण है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण, चूंकि एक गर्म जलधारा है। निम्न कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित? ए रेनेल धारा, इरमिंजर धारा, कैनारी जलधारा, कैलिफोर्निया धारा। पहले तो जान लीजिए कि ये वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है, लेकिन ये जो रेनेल है, रेनेल पर इरमिंजर, ये कौन सी है? ये एक्चुअली उत्तरी अटलांटिक धारा की ही दो शाखाएं हैं, ठीक है। कैनारी कोल्ड है और कैलिफोर्निया भी कोल्ड है। तो इसमें कौन सी जलधारा अटलांटिक में नहीं आती? डी कैलिफोर्निया जलधारा। ये किसमें है? ये प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में। बाकी तीनों जलधाराएं कहां पे है? अटलांटिक महासागर में। देखिए ये प्रश्न फिर घूम घूम के बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से? हम्बोल्ट जलधारा, लेब्राडोर धारा, सी क्यूरोशिवो धारा, डी बेंगुल धारा। तो उसका उत्तर होगा ए हम्बोल्ट जलधारा।